एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो चैप्टर है हमारा उसकी टोटल सॉल्यूशन को। ये क्लास 10th का बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। इसके अलावा मैंने सारे सब्जेक्ट जो क्लास 10th के वो अपलोड कर दिए हैं, सॉल्यूशन और चैप्टर विद ऑब्जेक्टिव, तो आप वहाँ पर देख लेना। तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से कि यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाले समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है तो उनका लक्षण पहले उत्पन्न क्या होगा। तो आप देखो कि लक्षण बी पहले उत्पन्न होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलता के कारक लक्षण की प्रतिशत क्या होता है, बढ़ते जाता है। एक मिनट में थोड़ा सा ब्रश। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट कि विभिन्नता के उत्पन्न होने वाले किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। एक्चुअली रात है और मैं थकी हुई हूँ। तो किसी प्रजाति में वातावरणीय कारकों के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नताएं उसे विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायक होती है। विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। ठीक है। फिर 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल में प्रयोग द्वारा, मेंडल जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे पे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि उन्होंने किसके पौधे पे ये किया था प्रयोग, तो मटर का पौधा। चलो, तो क्वेश्चन है कि उनमें लक्षण जो है वो हमें बताना है। तो आप देख लो कि मेंडल ने अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पैतृक पौधे एवं F1 पीढ़ी के पौधे का स्वपरागण द्वारा उगाया। ठीक है। स्वपरागण कब होता है, जब परागण अपने ही आप होता है, मतलब उसमें कोई भी बाहरी कारक हिस्सा नहीं लेता है। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधे की ही थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों को दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 संतति बौने थे। ठीक है। यह इंगित करता है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई में बौनेपन दोनों विशेषकों का वंशानुगत हुआ और परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाता है। अतः जो गुण प्रभावी होता है वह दृष्टिगत होता है और जो गुण स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता वह अप्रभावी गुण होता है। देखो, प्रभावी गुण उसको कहते हैं ना जो सामने से ही दिख रहा है। अब उसका जो लंबा छोटा है ना, कलर, ये तो हमको देख के पता चल जाता है कि हाँ भाई इसका कलर कैसा है, ये देखने में क्या हाइट दोनों की सेम है कि नहीं है, तो उसको कहेंगे प्रभावी, जो देखने से ही पता चल जाए। और अप्रभावी क्या, कि उसके जेनेटिक में क्या प्रॉब्लम है। मान लो कि कोई फ्रूट है, देखने में दोनों ही मैंगो येलो येलो लग रहे हैं, बट टेस्ट होता है ना, किसी का खट्टा रहता है, किसी का मीठा रहता है, ग्रीन होने के बावजूद मीठा रहेगा, कोई येलो होने के बावजूद खट्टा रहेगा। तो अप्रभावी हम किसे बोलते हैं लक्षण को, जो हम देख के नहीं बता सकते, उसके लिए हमें उस पर परीक्षण टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। फिर कि मेंडल के प्रयोग में कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो आप देखो कि गोल बीज वाले लंबे पौधे को यदि झुर्रीदार पौधे वाले बौनों पौधों से संस्करण कराया जाए तो प्राप्तित संतति कैसी होगी, है ना। यानी अगर जो गोल बीज है उसको लंबे पौधे के साथ जो झुर्रीदार बीज है उस दोनों का अगर हम संकरण कराएं, यानी आपस में क्या कहते हैं उसको, परागण करवाएं, तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे व बीज वाले होंगे। ठीक है। और मेंडल द्वारा किए गए इन प्रयोगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि, अरे बाप रे, रुको मैं थोड़ा डेटा ऑफ ही कर देती हूँ। एक्चुअली ये व्हाट्सअप पता नहीं कौन वाला अपने आप नोटिफिकेशन आते रहता है। चलो, परंतु F2 की संतति में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। इनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज वाले होंगे, लेकिन कुछ पौधे छोटे और गोल बीज वाले होंगे। इस प्रकार के लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि जब रुधिर ए जो होता है वाला पुरुष, यदि जिसका रुधिर ओ है, उस स्त्री से विवाह करता है तो पुत्री का जो रुधिर है वो क्या होगा। क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे यह कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ को प्रभावी लक्षण है, या स्पष्टीकरण दीजिए। तो आप देखो कि नहीं, यह सूचना जो ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए और ओ प्रभावी लक्षण है। इसका कारण यह है कि हम सभी संतति के रुधिर वर्ग के बारे में नहीं जानते। रुधिर वर्ग ए अनुवांशिकी रूप से ए और AO हो सकता है ना। अब सही बात है, यहाँ दो ही होगा, या तो इसका AA ही होगा, ठीक है, या फिर AO होगा, इसके अलग कुछ होगा नहीं होगा। इस प्रकार कोई निष्कर्ष निकालने के लिए यह सूचना पर्याप्त नहीं। अब मैं बोल दूँ क्या कि एक लड़की है इसका नाम ये है, जो इस कलर की है, बताओ वो कौन स्कूल में पढ़ती है, तो देखने से कलर से थोड़ी पता चल जाएगा। वही बात है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आप देखो कि मानव के बच्चों का लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से किस
प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ। आप देखो आपने गाना भी सुना होगा, एक्स फैक्टर एक था ना, एक है तुझ में एक्स फैक्टर, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, ऐसे करके। यानी वो हीरोइन में बताता है कि हाँ तुझ में एक्स फैक्टर। तो आप ये याद रखना कि जो भी फीमेल होती है उसमें हमेशा ही एक्स फैक्टर ही होते हैं, ठीक है। और जो मेल होते हैं यानी लड़के होते हैं उनमें एक्स के साथ वाई भी होता है, ठीक है। तो लड़की के पास क्या है फैक्टर है, बस एक्स एक्स है। लड़का के पास क्या है, एक्स वाई है। तो इसके पास तो एक्स है ही। अब देखो बेटा कैसे होता है, अगर एक्स वाई मिलेगा ना तो बेटा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लो बेटा। और अगर एक्स एक्स मिलेगी तो बेटी होगी, ठीक है। तो अब ये इसके पास तो हमेशा एक्स ही है, एक्स वाई यहाँ से क्या है इस पर डिपेंड करता है। तो जब भी लड़का होगा या लड़की होगा ये हमेशा मेल पे डिपेंड करता है। बट आप देखोगे गाँव वाँव के लोग में लगता है जैसे अगर बेटा नहीं हो रहा तो बहू को होता है ना, जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो ये देखो कि अब हमेशा वो मेल पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये चीज़ है कि अब यहाँ पे आंसर हम एक बार देख लेते हैं कि सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की उसके माता पिता के एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, ठीक है। जिस बच्चे के प्राप्त पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है वह लड़की, और जिससे पिता को वाई प्राप्त होता है मतलब वो लड़का बन जाता है। और इसी के लिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम भी बनाया। यहाँ पे आप देखो ये जो इसमें एक्स वाई दोनों है, ये क्या है मेल में है, ठीक है। और ये क्या है फीमेल में एक्स एक्स है। तो आप देखो या तो एक्स एक्स मिला तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी। और अगर एक्स तो यहाँ है और वाई मिल गया तो एक्स वाई हो जाएगा यानी पुरुष हो जाएगा। तो ये डायग्राम वगैरह बना दोगे ना, बहुत ही, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, बट बना दोगे तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ के आया, अच्छे से पढ़ा है। फिर 9.3 का आंसर है कि वे कौन से क्वेश्चन है कि वो कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले वैशिष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है। तो आप देखो कि वे तरीके जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले वैशिष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है वो निम्नलिखित है। पहला है कि प्राकृतिक चयन, इस तरीके से उत्तरजीविता के लाभ की प्राप्ति होती है। आखिर प्राकृतिक उसका चयन कैसे हो रहा है। फिर अनुवांशिक अपवाह, यानी यह बिना किसी अनुकूल के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है, जो अनुवांशिक प्रभाव है। अब जैसे देखो कि मम्मी के आई का कलर हो गया ब्राउन, तो बच्चा का होता है चांसेस रहते हैं कि उसके भी आई का कलर ब्राउन होगा। अगर पापा का बाल कर्ल है तो बच्चा का बाल कर्ल होगा। तो ये अनुवांशिक ही होता है, ठीक है। यह गुण किसी जीव के जीवन काल के लक्षणों के अधिग्रहण के कारण भी प्राप्त होता है। हाँ, जैसे आप देखते हैं कहा जाता है कि अच्छा इसका ये है, मतलब कल्चर, मतलब होता है संस्कार आता है। तो संस्कार सही बात है कि वो जीन से एक जेनेटिक से दूसरे जेनेटिक में जाते से होता है ना, कुछ टेस्ट होता है लोगों का कि हाँ इस घर में लोगों को नॉनवेज ज़्यादा पसंद है, इस घर में लोगों को नॉनवेज कम पसंद है। या फिर होता है कि उसका ड्रेस जो चलने का स्टाइल है वो सेम होता है। या फिर मतलब बहुत कुछ सिमिलैरिटी आ जाती है दो जनरेशन के बीच में, तो वो इसी वजह से होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी से वंशानुगत नहीं होते, क्यों। तो आप देखो कि उपार्जित लक्षण का प्रभाव केवल कायिक ऊतकों पर प्राप्त होता है परंतु जनन कोशिका के डीएनए पर नहीं पड़ता, अतः ये लक्षण वंशानुगत नहीं होते। अब जैसे देख लो, मैं एक बात बताती हूँ। अब मान लो कि अगर मान लो मैं पढ़ने में तेज हूँ, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मेरी जो अगली जनरेशन रहेगी वो पढ़ने में तेज हो रहेगी। क्यों, क्योंकि ये जो तेज मतलब मैं जिसके इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ वो तो मेरे दिमाग में है। और जब क्या होता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का निर्माण होता है तो वहाँ पे तो डीएनए लगता है। तो डीएनए में अगर आपकी जो चीज़ डीएनए में मौजूद है वही सिर्फ जा सकती है। जैसे आप इंसान हो तो ये नहीं कि आपका इंसान का बच्चा मतलब मान लो कि कुछ और का बच्चा हो जाएगा, इंसान का ही बच्चा होगा, उसको भी 2 हाथ रहेगा, 2 पैर रहेगा, ठीक है। बट तो क्या होता है उसको शारीरिक तरीके से उस तरीके से बनावट करेगा डीएनए। बट मानसिक को क्या होता है कि वो हमारे जीन में नहीं होता मानसिकता। तो इसी वजह से जरूरी नहीं कि हर आईएएस का बच्चा आईएएस ही बनेगा। फिर है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। तो आप देखो कि बाघों की संख्या में कमी अधिक संख्या में विभिन्नता प्रदान नहीं करता, जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। किसी जानलेवा बीमारी या आपदा से सभी बाघों की मौत हो सकती है। सही बात है, मान लो अगर ऐसा कोई वायरस आ जाए, जैसे अभी आया था ना कोविड, वैसे अगर कोई वायरस आ जाए और अगर बाघों में वो फैल जाए तो सब बाघ एक बार मर जाएंगे। अब ये मर गया तो अगला जनरेशन कहाँ से आएगा, बाघ का नहीं आएगा। तो वो जो प्रजाति है वो
विलुप्त हो जाएगी। और बाघों की कम संख्या इस बात का संकेत है कि मौजूदा वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं है और उनकी जाति जल्द विलुप्त हो जाएगी। आप देखो उसी तरीके से गौरैया है, गिलहरी है, ये सब विलुप्त होने वाले जीव है। मतलब अभी आप देख रहे हो, मुझे लगता है 30, 40, 50 वर्षों के बाद ये सब नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज ला रहा है अपने आप में। आप देखो कि वो उन लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। फिर 9.4 है कि वे कौन से कारक है जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक होते हैं। तो अभी हमने बात किया, पहला तो प्राकृतिक चयन हो जाता है, फिर दूसरा होता है जीन प्रवाह का ना होना अथवा बहुत कम होना, जेनेटिक है ना, प्रवाह नहीं होने से। फिर अब अनुवांशिकी विचलन। अब जैसे देखो एक चीज़ आप देखो, मैंने एक साइंस रिसर्च में बताया है, जैसे देखो अभी भी इंडिया में है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं कि अलग कास्ट में, अलग धर्म में शादी नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर हम एक ही, तो अब एक कास्ट का क्या होता है ना, जेनेटिक लगभग लगभग सेम ही होता है, आप ये देखो। तो अब क्या है, मान लो कि सोनार का बेटा है, ठीक है, वो हमेशा ही सोनार मतलब शादी करेगा सोनार से ही करेगा, तो उसकी अगली जनरेशन ना उतनी इंटेलिजेंट नहीं हो पाएगी, ये साइंस रिसर्च कहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो डीएनए है, डीएनए में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, है ना। तो वही अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर दूसरे से क्रॉसिंग करवाते हैं, अगर इंटरकास्ट मैरिज अगर ज़्यादा होगा ना, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं किसके अगेंस्ट, तो वो मतलब सेम कास्ट अरेंज मैरिज के बाद जो बच्चे होते हैं उनके। तो आप देखो कि जब भी हम क्रॉस कनेक्शन करवाते हैं, अगर वो क्या होता है ना कि वो ज़्यादा बेहतर निकलता है अगली जो जनरेशन होती है। सो तो ये क्रॉस ब्रीडिंग इसलिए करवाते हैं, जैसे आप देखो कि यहाँ पे जो इंडियन गाय थी वो दूध अच्छा तो देती थी बट ज़्यादा मात्रा में नहीं देती थी, वहीं जो ब्राज़ील की गाय थी वो बहुत ज़्यादा दूध देती थी। तो ऐसे में क्या किया गया, अब यहाँ की गाय को वहाँ पे क्रॉसिंग करवाना ले जाना बड़ा मुश्किल था, तो फिर इन्होंने क्या किया कि इसका मतलब आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीडिंग करना स्टार्ट करा। और फिर आप देखो कि जर्सी जो गाय हम कहते हैं वो क्या है, कोई गाय की प्रजाति नहीं है, दोनों का आपस में क्या किया गया कि क्रॉसिंग करवाया गया, और उसके बाद जो नया जनरेशन है उसको हम लोग जर्सी गाय कहते हैं, जो खाती भी कम है और दूध ज़्यादा देती है। तो यही आप देखो कि ये प्रॉफिट होता है जब क्रॉसिंग क्या होता है, अलग चीज़ों में होता है, ठीक है, अलग जनरेशन में होता है। डीएनए में अनुगुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन जिसके दो समशिष्टों के सदस्य की जनन कोशिकाएं संलयन न कर पाए, और दूसरा है कि दो उपसमष्टि के रूपन अलग होने के कारण सदस्य परस्पर लैंगिक प्रजनन नहीं कर पाते। तो ये सब कारण बन जाता है कि नए स्पीसीज नहीं बनते, ठीक है। अगर वहाँ पे आपस में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं बन पा रहा है, या फिर क्या है कि प्राकृतिक उनके अनुकूल नहीं है, या फिर उनका जो जीन प्रवाह है उसमें कोई दिक्कत आ रहा है, अनुवांशिकी कोई विचलन आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधे के जाति उद्भव का मुख्य कारण हो सकता है। और ये जितने भी हम संस्करण पढ़े ये पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ये याद रखना। तो नहीं, भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधे के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपनी प्रजनन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब देखो स्वपरागण क्या होता है ना, जैसे कि एक पेड़ है, इंसान स्वपरागण नहीं कर सकता है क्योंकि इंसान क्या, एक ही इंसान है, बट जो प्लांट होते हैं उसमें वो आपस में ही आप देखो कि वहाँ पे क्रॉसिंग हो जाता है। जैसे एक फ्लावर्स है, ठीक है, वो दूसरे फ्लावर्स में अगर उसका क्या करेगा ना कि वहाँ के जो पराग कण है वो दूसरे पौधे के पराग कोष के वर्तिकाग्र तक पहुँच गए तो वहाँ पे नया फूल आ जाएगा। तो ये स्वपरागण क्या होता है, जब वो अपने ही पौधे के दूसरे फूल के साथ जब क्रॉसिंग होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। तो यहाँ पे भौगोलिक चेंजेस थोड़ी मायने रखेगा। आप एक गमले में भी पौधे लगाते हो तो उसमें देखोगे 2 फ्लावर आएंगे, फिर फ्लावर्स आते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्वपरागण हो रहा है। वही अगर डिपेंड करता अगर पर परागण रहे, पर परागण क्या होता है, जहाँ पे वो लोग खुद नहीं जाएगा, यानी जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक खुद तो नहीं पहुँचेगा, बाहरी कारक की वजह से पहुँचेगा, जैसे हवा की वजह से, है ना, या फिर आप देखो कि बारिश की वजह से, या फिर कोई इंसान जैसे तितली भौड़ा ये सब जो होता है वो एक पेड़ पे बैठता है, उसके पैर में उसका लग जाता है परागकण, फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा, वहाँ पे लग जाएगा और वहाँ पे उसका हो जाता है ये क्या कहते हैं, क्रॉसिंग हो जाता है। तो इसको कहते हैं पर परागण। तो आप देखो कि ये यहाँ पे पर परागण में डिपेंड करता है भौगोलिक दशा क्या है जो ले जा रही है। मान लो बारिश, मान लो कि जैसे एग है, ठीक है, एग को अगर हम घर पे रखेंगे तो मुर्गी निकलने के चांसेस होते हैं, बट उसको अगर हम हिला दें तो मुर्गी थोड़ी होगा, नहीं होगा। वही बात है कि अगर परागण किस तरीके से वर्तिकाग्र तक पहुँच रहा है वो तरीका भी डिपेंड करता है कि कैसे पहुँचे। अगर वो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया तो थोड़ी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वही बात है। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है।
तो यहाँ पे मैं मतलब वही मैंने समझाई दिया। आप सेकंड क्वेश्चन भी देख लो। अब हम 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीसीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए कर सकते हैं। तो आप देखो कि समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाले विभिन्न स्पीसीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए मेढक, छिपकली, पक्षी और मनुष्य के अग्रपादों की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि ये विभिन्न केसरुकों के विभिन्न विभिन्न कार्य के रूप में रूपांतरित होते हैं। ये समजात अंग समान पूर्वज की ओर इशारा करते हैं। आप देखो, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, ये किसका पैर है? मेढक का, ये छिपकली का, ये पक्षी का और ये मानव का। तो इसके काम भले ही अलग है, जैसे पक्षी के पास दो ही होता, हाथ नहीं होता, तो वो उसी से उड़ने का काम कर रही है। छिपकली के पास चार होता है, इंसान के पास दो होता है। मेढक के पास कितने होते हैं? चार होते हैं शायद, है ना। मतलब हाथ पैर मिला के उसका समझ में नहीं आता। फिर हमारा जो हाथ है सेम, देखो देखने में तो सारे ही सेम है, बट हमारा काम अलग है। हाथ क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को कैच करने में यानी पकड़ने में, या फिर उसको मतलब धक्का देने खींचने, ये सब में हाथ का मतलब काम होता है। तो हमारे जो स्ट्रक्चर आप देखोगे वो सेम होते हैं, तो उनको हम सब्जात अंग कहेंगे, जो देखने में तो सेम होते हैं बट उनका काम अलग अलग होता है। फिर क्वेश्चन कि क्या तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो आप देखो कि तितली और चमगादड़ के पंख को समजात अंग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये समरूप है, जो उड़ने का कार्य करते हैं, यानी दोनों का काम एक समरूप, उसको इनका काम एक है, देखने में अलग है। और जो देखने में एक जैसा है लेकिन काम अलग है, उसको कहेंगे समजात और इसको कहेंगे समरूप। तो आप देखो कि इसका काम तो वही, चमगादड़ के पंख क्या है? कुछ कोई का भी पंख उड़ने का ही काम करेगा, बट वो देखने में एक जैसे नहीं होते। कारण तितली के पंखों की संरचना चमगादड़ के पंख से बिल्कुल अलग होती है। चमगादड़ के पंख के अग्रपाद में उंगली की हड्डियां होती है, जबकि तितली के पंख में हड्डियां नहीं होती है, तो अलग है। फिर जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास के प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? तो आप देखो कि लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिलक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों तथा पैरों के निशान, मिट्टी के बने मृत जीवों के सांचे आदि का जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म से यह प्रमाण मिलता है कि वर्तमान प्राणी पूर्व में उपस्थित प्राणियों के सतत विकास की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है। नहीं समझ आया? एक बार बताते। देखो, अभी मान लो भूकंप आएगा ना, जो हम लोग सब लोग धरती के अंदर चले जाएंगे, तो जो हम लोग जाएंगे ना, वहाँ पे इतना अंदर हीट है और इतना दाब है कि हम लोग बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाएंगे। पेड़ पौधा भी जाएगा तो पत्थर की तरह बन जाएगा। तो वही जो, उसी को जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। यानी पहले जो हड़प्पा सभ्यता के लोग या फिर बहुत साल पहले के लोग जो भूकंप जाके अंदर चले गए, तो अब हम उसको अगर खोद के निकालते तो वो पत्थर टाइप के बन जाते, उसे ही हम लोग बोलते हैं जीवाश्म। इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पेड़ पौधे हो गए, कुछ भी हो गया। आप देखो कि जो पेड़ पौधे अंदर जाते हैं ना, कुछ टाइम बाद जो जीवाश्म होता है उसी से कोयला बनता है। और अगर कोई जीव जाता है, यानी इंसान, जानवर, पक्षी, कुछ भी जीव, तो वो क्या बन जाता है? उससे पेट्रोलियम बनता है, याद रखना। और ये क्या करता है ना, ये बताता है। जैसे देखो, अभी अगर 100 साल 1.6 साल पहले की साल नहीं, 1000 साल पहले के इंसान को अगर निकालोगे ना, तो उसका सर आप देखोगे, जैसे गाय बैल का कैसे होता है, बहुत बड़ा बड़ा सर होता है, वैसे इंसान का सर बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है। तो उसको हम लोग होम्योसेपियंस नहीं कहते थे। तो होम्योसेपियंस हम लोग है जिसको चिंतनशील मनुष्य कहा जाता है, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनमें दिमाग काफ़ी विकसित होता है, ठीक है। तो पहले की अगर हम निकालेंगे तो कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, पहले ये चीज़ थी, अब ये चीज़ में अंतर आ गया है। फिर क्वेश्चन है 926 का फर्स्ट, कि क्या कारण है कि आकृति, आकार, रूप, रंग में इतने विभिन्न दिखाई पड़ने पर भी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य है? क्यों? क्योंकि आप देखो कि मानव प्रजातियां भिन्न रूप से विकसित नहीं हुई है। मानव प्राणियों के विभिन्न प्रजातियों की विभाजित करने के लिए कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव प्राणी जो है, चाहे गोरे हो, काले हो, भूरे हो, आकृति भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन वो एक ही सदस्य। क्यों? क्योंकि हमारी जेनेटिक एक तरह है ना। अब देखो, इंसान बोल सकता है ना, आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकती हूँ, तो हम लोग बोल सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इंसान सोच सकता है कोई चीज़ को, इंसान के अंदर फीलिंग होती है। तो फीलिंग तो सबके अंदर होती है, बट इंसान की अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी कर सकता है। तो ये तो हमारा कलर अलग हो, क्रीड अलग हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, जेंडर अलग हो, बट ये फीलिंग्स जो है वो सब में एक टाइप की होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पूरे जाति वर्ग को ही अलग रखते हैं। फिर विकास के आधार पर आप क्या बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी के किसका शरीर अविकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विकास को हमेशा प्रगति का बेहतर शारीरिक अभिकल्प
के साथ नहीं समझा जा सकता। सही बात है, शारीरिक अभिकल्प जितना सरल हो वह उतना ही अधिक उत्तम है। यानी जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर वो जितना सिंपल होगा ना, चीज़ें उतनी आसान होंगी। बट ऐसा नहीं है, हम लोग तो बहुत कुछ के, और खासकर ह्यूमन मानव का जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा जटिल है। आप देखो हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे सिस्टम काम करें, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। तो बहुत सारे सिस्टम मिलकर काम करते हैं। एक भी चीज़ अगर रुक जाएगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो यही वजह है। आप देखो जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे उष्ण झरने, गहरे समुद्र पानी स्रोत तथा अंटार्कटिका के बर्फ में पाए जाते हैं। इसलिए विकास के आधार पर जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी को जीवाणु के साथ अविकल्प उत्तम है। देखो जो जीवाणु होते हैं, यानी जिनकी प्रक्रिया जितनी सरल होती है ना, वो अपने आप को किसी भी वातावरण के अनुसार आपको अनुकूल बना लेते हैं। जैसे जीवाणु कहीं भी जिंदा रहेगा, वायरस कहीं भी जिंदा रहेगा। वो इंसान को भेज दो अंटार्कटिका में, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया इंसान, ठीक है, बर्फ़ बन जाएगा। वहीं आप कहीं पे भी, मतलब होता है ना, हम लोग अगर ठंडे में रह रहे हैं तो गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे, गर्मी रह रहे हैं तो ठंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट ये जो जीवाणु वाले मतलब जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जितना सिंपल है वो कहीं पे भी सर्वाइव करेंगे। और यहाँ से हमारा, यहाँ पे आप देखो कि यार चैप्टर के अंदर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा। और अब हम देखने वाले हैं जो इस चैप्टर का जो चैप्टर्स वाकई में जो क्वेश्चन आंसर लास्ट में दिया रहता अभ्यास वो है। तो पहला क्वेश्चन इतना बड़ा सा खुद पढ़ लो, इसका आंसर होगा TTWW, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि सब्जात अंगों का उदाहरण। तो हमारे दांत और हाथी के दांत, दांत तो दांत ही है, ठीक है, उसका आकार भले ही अलग है बट काम दोनों का है, क्योंकि हम भी चबाने के लिए यूज़ करते, वो भी चबाने के लिए यूज़ करते। फिर विकासीय दृष्टिकोण से हमारे शरीर से अधिक समानता किसकी, तो चीन के विद्यार्थी से, ठीक है। हम लोग चीन के विद्यार्थी की तरह दिखते हैं कि नहीं दिखते, दिखते हैं, तो हमारी उनकी तरह से सिमिलैरिटी। अब कोई लोग कहेंगे चिंपांजी की तरह, तो अगर हो सकता है कोई चिंपांजी की तरह दिखेगा तो वो हमारे पूर्व जनरेशन, मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि हमारे दादाजी थे चिंपांजी या फिर आपके, ऐसा नहीं। मतलब कि हम जो होम्योसेपियंस की बात करते हैं, यानी मानव प्रजाति से पहले चिंपैंजी की प्रजाति थी, तो इसलिए कहा जाता है, बट लोगों को ये लगता है। खैर, 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों का जन्म के आंखों भी हल्के रंग के होते हैं। इस आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी। आप देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इस चैप्टर में जो क्वेश्चन था कि आँख का रंग डिपेंड करता है फैमिली पे, ठीक है। जैसे मान लो कि मम्मी का आँख का कलर ब्लू है तो चांसेस है कि बच्चा के आँख का कलर ब्लू होगा, बट ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो पापा के आँख के कलर का हो जाए तो थोड़ी ब्लू होगा, नहीं होगा। तो ये हम इसको मतलब पूरा श्योर नहीं बता सकते, बस चांसेस होते हैं। जैसे मान लो ना कोई डिजीज़ होता है जो किसी फैमिली के खास पार्टिकुलर एक पर्सन को होता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बीमारी उसके अगले जनरेशन में जाएगी, हाँ, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं कि अगले जनरेशन में नहीं जाएगी, यानी कुछ भी हो सकता है। तो यह सूचना भी पर्याप्त नहीं है लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है जानने के लिए कम से कम 3 पीढ़ियों के आंकड़ों की आवश्यकता होगी, जबकि यहाँ 2 पीढ़ी के बारे में जानकारी दी जाएगी, है ना। अब मान लो कि अगर हम बताएं ना अभी आपको कि कोई फैमिली ऐसी होती है, जैसे हम बताते हैं कि हाँ इस फैमिली का, मान लो कोई फैमिली में होता है ना, सब बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, तो कहा अरे इस खानदान का बच्चा तो तेज होता ही है, तो सो बात है। तो वो आप देखो तो ऐसा नहीं कि एक जनरेशन में सब तेज हो गया ना, जरूरी नहीं कि अगला जनरेशन तेज हो, पर 3-4 जनरेशन से अगर तेज ही होते आ रहे, सब टॉपर्स ही आ रहे हैं हमेशा फैमिली में, तो आप कह सकते कि हाँ अगला बच्चा भी क्या होगा, टॉपर निकलेगा। फिर है कि जैव विकास एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित होता है। जैसे आप देख लो कोई नालायक निकलेगा तो पूरा खानदान नालायक निकलेगा, क्योंकि जेनेटिक उनका सेम है। फिर है कि जैव विकास के अध्ययन से पता चलता है कि पहले उत्पन्न जीवों का शरीर बाद में उत्पन्न जीवों के शरीर से सरल है, अर्थात जीवों के शरीर में सरलता से जटिलता के तरफ विकास हुआ है ना। मतलब हम लोग धीरे धीरे इजी से क्या होते गए, हार्ड होते गए हैं। जैसे हम लोग ऐसे आ रहे थे, ऐसे आते ऐसे, तो फिर ऐसे 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 होने लगे, है ना। जीवों का उनके शरीर से डिज़ाइन के आधार पर भी वर्गीकरण विभिन्न भागों में किया था। विकास की वर्गीकरण का आप देखो, हम लोग जो भी गोरा स्किन देखते हैं ना, गोरा कलर, तो ये आप देखो कि पहले के लोग गोरे कलर के नहीं होते थे, ब्राउन कलर के होते थे। जो गोरे लोग हैं वो अभी मतलब 1000 साल से जो इंसान है ना वो गोरा होना स्टार्ट हुआ, तो पहले कोई गोरा नहीं होता था, चाहे वो अमेरिकन हो या ऑस्ट्रेलियन हो, कोई नहीं।
फिर दूसरी बात आप देखो, पहले के जो बॉडी के लोग थे या फिर अभी भी आप फैमिली में देखो जो आपके अगले जनरेशन है, उनकी बॉडी पे हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। बट जैसे से नई जनरेशन आ रही है, उनके बॉडी पे जो एक्स्ट्रा हेयर है, यानी जो हाथों पैरों में होते हैं, वो नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, नाखून। ये भी कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी में नाखून का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि नाखून किस लिए बना था, सेल्फ डिफेंस के लिए। अब हमारे पास सेल्फ डिफेंस का इतना सारा साधन है कि हमारे बॉडी में नेल क्या है कि बेकार सा है, मतलब कोई बिना विदाउट यूज़ है। तो इसलिए आप देखो कि ये अगली जो मतलब है ना, हमारे 1000 साल के बाद जो इंसान होगा, उन लोगों के हाथ में नाखून वाखून नहीं होगा। फिर कि समजात अथवा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग उन अंगों का अलग अलग स्पीसीज के जीवों के अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु आधारभूत संरचना एक समान होती है। समजात अंग कहते हैं जिसका काम भले ही अलग अलग हो, देखने में एक टाइप के होते हैं, तो उसको कहेंगे समजात। और जो ठीक है, जैसे कि पक्षी के पंख और मनुष्य के हाथ दोनों ही रूपांतरित अंगपाद है ना। दोनों का काम क्या है, जो हमारे पंख नहीं, हमारे जो हाथ है और जो पक्षियों के पंख है, सेम काम है, तो उसको हम लोग कहेंगे समजात अंग। और समरूप अंग ऐसे अंग हैं जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करता है, पर उनका आधारभूत संरचना एक समान नहीं है। जैसे तितली का पंख, कबूतर का पंख, उड़ने का कार्य तो सब कर रहा है, लेकिन तो कबूतर के पंख में हड्डी होता है, तितली के पंख में कोई हड्डी नहीं होता, वही बात है। फिर एक कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग कुत्ता कुतिया ज्ञात करने के उद्देश्य से एक काली खाल सफ़ेद खाल प्रोजेक्ट बनाइए। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक डॉगी है, ठीक है, अलग कलर का, दूसरा डॉगी अलग कलर का, तो अगर उस दोनों का एक बेबी होगा तो बेबी का कलर क्या होगा। तो अब देखो कि इसके लिए एक शुद्ध काली खाल वाले कुत्ते, यानी इसको हम लोग बेबी कह रहे हैं, और एक सफ़ेद खाल वाले F1 संतति पिल्ले जिसको कुतिया का चयन किया जाता है, उसके समय बाप रे, ये आप पढ़ो, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझाती हूँ। देखो इसका जो है ना, इसको मान लो कैपिटल भी मान लेते हैं, उसको स्मॉल भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर होगा ना, एक 20 का होगा, एक 20 का होगा, तो जो उसके पिल्ले होंगे यानी पपी होंगे, सभी का कलर क्या होगा ना, ब्लैक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल में लिखा और F1 है, ये ज़्यादा प्रभावी होगा अगली जनरेशन में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विकासीय संबंध स्थापित करने के जीवाश्म का क्या महत्व है। तो जीवाश्म पुराने जीवों के अवशेष अथवा चिन्ह या सांचे होते हैं। जीवाश्म के अध्ययन से पता चलता है कि जो जीव कब पाया जाता था, कब लुप्त हो गया, जीवों के विकास क्रम के पहले जीवों की संरचना कैसी थी और बाद में उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। अभी मैंने बताया ना, पहले पूरे बॉडी में, जैसे मंकी में देखते हो ना, पूरे बॉडी में हेयर होता है, इंसान में भी होता था, अब वो चीज़ें कम हो रही है। तो फेस आप देखो सुंदर होते जा रहा है। पहले का फेस आदमी सबका देखो, मतलब एकदम गोरिल्ला टाइप का फेस रहता था पहले, मतलब कि ये नहीं कि 20 साल पहले, मतलब 1000-2000 साल पहले का बात कर रहे हैं। तो किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। तो वैज्ञानिक JBS हाल्डेन ने 1929 में सुझाव दिया कि जीवों का सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से ही हुआ है जो पृथ्वी से उत्पत्ति के समय बने हैं। स्टेलिन लिनर और रोनाल्ड सी यूरे ने 1953 ईस्वी में प्रयोग किए गए प्रमाण के दिए गए सरल अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणु प्राप्त होते हैं। उन्होंने ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक वातावरण के समान था। एक प्रयोग में देखा गया कि 15% मीथेन का कार्बन 1 मिनट, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लाइन नंबर में है ना। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे सही है आपका कि वैज्ञानिक JBS हेल्डेन वाला है जो है कि वो उन्होंने जो भी अजैविक पदार्थ से हुआ था, तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट का आंसर ये सही है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे है कि स्टेलिन लिनर के प्रयोग का सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पे हमने सचित्र वर्णन किया है, ठीक है, याद रखना। 9 नंबर 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट का आंसर यहाँ है, सेकंड का क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। और हमारे 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होते हैं। व्याख्या कीजिए, यह लैंगिक प्रजनन वाले जीवों के विकास के किस प्रकार प्रभावित करता है। अब देखो ये अभी आप बोलोगे कि इसको तो समझा ही नहीं, बीच में रुक गया। तो आप देखो कि ये जो आंसर है ना,
मैंने आपको बोल कर मतलब आपको पहले ही बताया है। और दूसरी बात ना कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये आपका समझना उतना मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ज़रूरी है। अपने चैप्टर में मैंने इसको अच्छे से समझाया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे समझाना स्किप किया है। देखो, पहला क्या, लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला है डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटि के कारण, जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पहला डीएनए के प्रतिकृति के कारण होता है। दूसरा होता है कि युग्मक निर्माण के समय पैतृक और मातृक गुणसूत्र के नियमित अलगाव के कारण, क्योंकि अगले अगले अब बताए ना, अलग अलग फैमिली से ले आओगे तो होगा। फिर युग्मक निर्माण के दौरान अनुवांशिक पदार्थ का समजात गुणसूत्रों के बीच आदान प्रदान नहीं होना। उदाहरण के तौर पर यदि हम गन्ने की खेत को देखें तो हमें विशिष्ट पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती, जबकि मानव या अधिकतर जंतु जिसमें लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें विशिष्ट स्तर पर अनेक विभिन्नताएं दिखाई देती है। उन सभी विभिन्नताओं को हम जैव विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आप देखो, जैसे आप जाते हो ना गेहूं के खेत में, सरसों के खेत में, सब पे एक ही टाइप के नज़र आएंगे, सब पे सेम साइज भी एक रहेगा, लगभग उतने ही पौधे मतलब उतने ही फ्लावर आए रहेंगे या फिर अनाज जो भी है, तो एक टाइप के दिखने को मिल जाते हैं ना। केला के बगल में तो सब केला एक टाइप का दिखेगा। बट जब हम इंसान की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखो कि वो असेक्सुअल रिलेशन रिप्रोडक्शन के बाद वो पेड़ पौधे आए हैं, तो वो सेम होंगे, है ना। अब जैसे मैं मान लो कि एक घड़ा बनाऊंगी, दोबारा घड़ा बनाऊंगी, वो निर्जीव है तो वो सेम सेम बनेगा। बट मैं दो, आप देखो एक ही घर में दो भाई रहते, दोनों का सोच नहीं मिल पाता या फिर देखने में नहीं मिल पाते, कलर अलग हो जाता, हाइट अलग हो जाता, तो बहुत कुछ डिफरेंस होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यही वजह है। दूसरा है कि संतति के नर व मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान के बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। आप देख लो, अभी मैंने बताया कि जो एक्स फैक्टर टोटल जो होता है ना, हम मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और वही अगर पेयर में पूछ लिया जाए तो 23 जोड़ी जो होती है गुणसूत्र पाई जाती है। मानव के लक्षणों में वंशागत के नियत एक बात पर आधारित है कि माता व पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को शिशु में स्थानांतरित करते, यानी मतलब एकदम इक्वल बच्चा में दोनों का ही गुण जाता है। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं, जिसकी संख्या 22 जोड़े है। ठीक है, यानी 22 जोड़ा तो एकदम ही मिलेगा। अभी मैंने कितना बताया, 23 है, तो 22 पेयर तो एकदम मिलेगा, यानी 44 आपका जो गुणसूत्र है वो एकदम मिलेगा। लेकिन जो लास्ट वाला जोड़ा होता है 23वां, वही डिसाइड करता है कि वो किस टाइप का बनेगा, लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा। वही वाला मेरा फैक्टर भी मैंने आपको बताया, एक्स 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 वाई। अगर इधर से एक्स आया और इधर से एक्स आया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, यानी बेटी बनेगी। लेकिन इधर से एक्स आया और इधर से वाई आ गया तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई, यानी क्या बन जाएगा, बेटा बन जाएगा। तो ये क्या है, यही जो लास्ट वाला पेयर है, ये वाला, ये डिसाइड करता है कि क्या बनेगा। लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक के समान मात्रा में जनन पदार्थ युग्मती होकर युग्मनज बनाता है, जो अर्धसूत्री विभाजन के कारण आधा हो जाता है। यह चक्र हमेशा ही चलता रहता है, जब भी बेबी होता है किसी का भी, वो इसी वजह से होता है। ये तो अब देखो, ये आंसर आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मैंने समझा दिया। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है, समष्टि के अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? क्यों और क्यों नहीं? तो इस कथन से हम सहमत है, क्योंकि जो विभिन्नताएं एकल जीव के उपयोगी है वे वर्तमान पर्यावरण के अनुकूल है और प्राकृतिक चयन प्रक्रिया में वे अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इसका अर्थ है कि समय के साथ साथ इन विभिन्नताओं वाले जीवों की समष्टि के प्रमुख हो जाएंगे, क्योंकि इनका विभिन्नताएं लक्षण परिवर्तित पर्यावरण में जीवित हो सकता है। ये जीव प्राकृतिक में सफल रहेंगे और अपनी संतति को सतत बनाए रख सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी अगर डाउट हो या फिर कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आए, कमेंट कर देना, मैं पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर दे दूँगी। बाय बाय।